हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? उम्मीद है सारे बच्चे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और ऑनलाइन वीडियोस को रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर में ही अपने लेक्चर नंबर 2 में, राइट। आज हम लोग जानेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? तो बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूक्लियन होते हैं, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होता है, लेकिन प्रोटॉनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। अब किसी भी नाभिक में अगर एक से ज्यादा प्रोटॉन है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट। तो फिर वो नाभिक में रहेंगे कैसे? नाभिक में कैसे ठहर पाएंगे? अतः इन नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा। क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। तो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा ही उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। क्लियर? किसी भी परमाणु के नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है इसे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, राइट। और बंधन ऊर्जा बराबर होता है 931 गुणे द्रव्यमान छद। द्रव्यमान छद यानी बंधन ऊर्जा बराबर होता है 931 गुणे द्रव्यमान छद, बाइंडिंग एनर्जी। और ये एमईवी में फाइंड होती है। किसमें फाइंड होती है? एमईवी में, दैट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड होती है। बात समझ में आ गई? तो किसी भी परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा कैसे फाइंड करेंगे सबको पता चला, और बंधन ऊर्जा क्या होती है सबको पता चल गया। क्लियर है बेटे बच्चों सभी को? अब बेटा इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रत न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या जानेंगे? प्रत न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रत न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है? पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो अगर किसी भी परमाणु के नाभिक में मान लीजिए न्यूक्लियनों की संख्या 5 है, कितनी है? 5। या सपोज करिए 4 है, जैसे 2He4 है, हीलियम का नाभिक। अब 2He4 की में कितने न्यूक्लियन है? 4, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। अब इन चारों न्यूक्लियनों की एनर्जी मान लीजिए 28 MeV है। तो अगर बेटा 4 न्यूक्लियनों की बाइंडिंग एनर्जी 28 MeV है तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 28/4, दैट इज 7 MeV। तो एक न्यूक्लियन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वही कहलाती है प्रत न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या कहलाती है? प्रत न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहलाती है। राइट? तो प्रत न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है सबको समझ में आया? यानी बेटा अगर हमें प्रत न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो किसी भी नाभिक की टोटल बंधन ऊर्जा को न्यूक्लियनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो प्रत न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा फाइंड हो जाएगी। इसको बेटा हम लोग कैपिटल बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं।
किससे? कैपिटल बी बार से। कैपिटल बी बराबर होता है बी बटे न्यूक्लियनों की संख्या, राइट। यानी अगर हम सभी न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा को टोटल न्यूक्लियनों की संख्या से डिवाइड कर दें तो पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा फाइंड हो जाएगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल आएगी। चलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों सभी के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में भी आता है कि किसी भी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या दर्शाती है। किसी भी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या दर्शाती है? आंसर होगा किसी भी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यह दर्शाती है कि वह परमाणु कितना स्टेबल है, कितना स्थायी है। यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी भी नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है, स्टेबिलिटी को दर्शाती है, राइट। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है नाभिकीय विखंडन। आइए हम लोग जानते हैं नाभिकीय विखंडन क्या है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब बेटा किसी भारी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है, यानी अगर कोई भारी परमाणु का नाभिक है जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इस तरीके के तत्व जो भारी तत्व हैं जिनके एटॉमिक वेट ज्यादा होते हैं, तो जब कोई भारी परमाणु एक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है, परिग्रहण का मतलब होता है एब्जॉर्ब करता है, या आप ये कह सकते हैं एक न्यूट्रॉन उसके ऊपर अटैक करता है, राइट। तो वह दो लगभग बराबर द्रव्यमान के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, राइट। तो वह लगभग दो बराबर द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूट जाता है। यही प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन। जब कोई भारी नाभिक दो बराबर हल्के नाभिकों में टूटता है तो साथ में अपार ऊर्जा भी निर्मित होती है, अत्यधिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। जैसे 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 एम। 92 यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन बम्बार्मेंट करता है तो बनता है 56 Ba141 प्लस 36 क्रिप्टन 92 प्लस 30M1 प्लस ऊर्जा, राइट। 36 क्रिप्टन 89। तो जब 92 यूरेनियम 235 पर 0M1 का बम्बार्मेंट किया गया, एक न्यूट्रॉन का अटैक किया गया, तो दो हल्के नाभिकों में टूट गया 56 Ba141 प्लस 36 क्रिप्टन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकले और साथ में अपार ऊर्जा निर्मित हुई। यही प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन। क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन। क्लियर है बच्चों सभी को? न्यूक्लियर फिजन क्या है सबको क्लियर हुआ, नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं पता चला सबको, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद बेटा हम लोग जानेंगे नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। नाभिकीय विखंडन को मैं एक बार दोबारा फिर से डिफाइन कर रहा हूं। नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं? जब किसी भारी परमाणु का नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करता है तो वह लगभग दो बराबर द्रव्यमान के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, राइट। और इसके साथ अपार ऊर्जा निर्मित होती है। यही घटना, यही प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अब बेटा नाभिकीय विखंडन में
श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, चैन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन। तो आइए जरा जानते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन में अगला हमारा टॉपिक है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, चैन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन। चैन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन। चैन रिएक्शन किसको कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया किसको कहते हैं। जब जैसे नाभिकीय विखंडन, अब नाभिकीय विखंडन का बच्चों एग्जाम्पल क्या है, नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल है जैसे परमाणु बम, एटम बम का एक्सप्लोजन, परमाणु बम का विस्फोट, यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक, जब नाभिकीय विखंडन होता है तो आपने देखा कि एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया गया। जैसे मान लीजिए यूरेनियम का एक टुकड़ा लिया गया, ये 92 यूरेनियम 235 और इस पे 0 एनवन का बम्बार्डमेंट कराया गया। इसने एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण किया, तो ये दो लगभग बराबर नाभिकों में, हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो जब ये दो में ऐसे टूटेगा इस प्रकार से, तो साथ में आपने देखा था 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, अपार ऊर्जा मुक्त होती है और 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। अब अगर बेटा अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं और हम ये मान लें कि एक न्यूट्रॉन एयराइज हो गया, हवा में चला गया, तो जो 2 बचेंगे वो अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर एक इस पर अटैक करेगा और एक इस पर अटैक करेगा। 2 भागों में यूरेनियम टूट गया था, एक ने इस पर अटैक किया और एक ने इस पर अटैक किया। समझ में आया? तो जब इस पर अटैक होगा तो बेटा ये भी कितने भागों में टूट जाएगा, ये भी 2 भागों में लगभग बराबर द्रव्यमान के 2 भागों में टूटेगा और ये भी लगभग बराबर द्रव्यमान के 2 भागों में टूट जाएगा। कन्वर्ट। और साथ में फिर कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3। अगर एक न्यूट्रॉन एयरलाइज हो जाए, हवा में चला जाए, तो एक न्यूट्रॉन इस पर फिर अटैक करेगा और एक इस पर अटैक करेगा। इसी प्रकार से अगर एक न्यूट्रॉन एयरलाइज हो जाए तो एक इस पर अटैक करेगा और एक इस पर अटैक करेगा और फिर से ये 2 भागों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए एक श्रृंखला बनती चली जा रही है, एक चेन बनती चली जा रही है। और वो चैन कैसे बनी, 1 से 2 हो गए, फिर 2 से 4 हो गए, फिर 4 से 8 हो जाएंगे और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी और साथ में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती जाएगी। इज इट राइट? तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया एक श्रृंखला का रूप धारण कर लेगी, इसीलिए हम लोग इसको श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, चैन रिएक्शन कहते हैं। तो परमाणु बम का विस्फोट श्रृंखला अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है, चैन रिएक्शन का ही एक उदाहरण है। तो चैन रिएक्शन बच्चों क्या होती है सबको समझ में है। अब इसके बाद जो हमारी श्रृंखला अभिक्रिया है वो बेटा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो श्रृंखला अभिक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया में एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। एक होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरी होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यानी एक को कहते हैं हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी को कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है बेटा,
ये कृत्रिम विधियों से कराई जाती है और साथ में एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कराई जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम एक विशेष विधि द्वारा उन 3 न्यूट्रॉनों में से जितने न्यूट्रॉनों को चाहें उन्हें हम अवशोषित कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लिया जाए तो अटैक कौन कर रहा था, न्यूट्रॉन ही अभिक्रिया को आगे बढ़ा रहा था। जब न्यूट्रॉन ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन को आगे कौन बढ़ाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब अपार ऊर्जा निर्मुक्त होने लगती है, अभिक्रिया बहुत तेजी से चलने लगती है, तो हम विशेष विधियों से न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके अभिक्रिया की दर को कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। इस टू बी राइट, समझ में आया सबको। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, सबको पता चला। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टरों या परमाणु भट्टियों के अंदर कराई जाती है और कृत्रिम विधियों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो नियंत्रित अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, इसे कंट्रोल करने का कोई माध्यम नहीं होता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे बच्चों, उदाहरण के तौर पे आपको पता होगा कि अमेरिका ने एक बार जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये अभिक्रिया कंट्रोल नहीं होगी तब फिर क्या होगा। तो ये निरंतर अभिक्रिया चलती रहती है और बार बार जो विखंडनीय पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता चला जाता है और साथ में अपार ऊर्जा निर्मित होती है जो विनाश का कारण बनती है। चलिए बात समझ में आई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको हम कृत्रिम विधियों से नियंत्रित ना कर सकें वो क्या कहलाती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाती है। इस टू बी राइट। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग तो हम रचनात्मक कार्यों में करते हैं, जैसे विद्युत आदि बनाने में करते हैं। लेकिन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का से जो प्राप्त ऊर्जा है वो विनाशकारी है, उसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। नोट करो बेटा। तो बच्चों, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है सभी को समझ में आया। अब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये बताइए, अगर अभिक्रिया अनियंत्रित है तो वो फिर नियंत्रित कैसे होगी, या वह अभिक्रिया कब होना बंद होगी। तो इसका उत्तर क्या है, सुन लीजिए। ठीक, जब बेटा विखंडनीय पदार्थ टूटता जाता है टूटता जाता है टूटता जाता है तो लास्ट में विखंडनीय पदार्थ का जो साइज है, आकार जो है, वो एक न्यूनतम आकार से कम हो जाता है, एक न्यूनतम आकार से कम हो जाता है। तो अगर किसी विखंडनीय पदार्थ का आकार एक न्यूनतम आकार से कम हो जाए तो फिर उस पर जब न्यूट्रॉन अटैक करेंगे तो अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। उसी को हम लोग कहते हैं, उस अंतिम टुकड़े की साइज, वह अंतिम साइज यानी विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम साइज जो नाभिकीय अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकता है उसका क्रांतिक साइज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक साइज। समझ में आया। तो क्रांतिक साइज क्या होता है पता चला, किसी विखंडनीय पदार्थ का वह अंतिम साइज, वह न्यूनतम साइज जो नाभिकीय अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकता है उसका क्रांतिक साइज कहलाता है। अगर इस क्रांतिक साइज से छोटे साइज के टुकड़े हो गए तो नाभिकीय अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और स्वतः बंद हो जाएगी। तो बेटा क्रांतिक साइज क्या है सबको समझ में आया। विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम साइज जो विखंडन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है उसका क्रांतिक साइज कहलाता है। और क्रांतिक साइज के टुकड़े का जो द्रव्यमान होता है, इसका जो मास होता है वह क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक द्रव्यमान। और इस टुकड़े का जो आयतन होता है वह आयतन कहलाता है क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल वैल्यू।
तो क्रांतिक द्रव्यमान, क्रांतिक आयतन और क्रांतिक साइज क्या होता है समझ में आया। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम साइज जो विखंडन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है क्रांतिक साइज कहलाता है। क्रांतिक साइज के टुकड़े के द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं और इस टुकड़े के आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है बेटा आज का हमारा ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हमारे सारे बच्चे इसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।